ये कहानी शुरू होती है जब कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए था जो कि न्यूक्लियर अटैक्स के बाद भी फंक्शनल रहे। 1969 में ये काम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा को दिया गया। इसको आज के दिन हम सभी डारपा के नाम से जानते हैं। 1969 अक्टूबर 29 की डेट को आरपा के बनाए हुए आरपा नेट की मदद से यूसीएलए ने पहला मैसेज लॉग इन स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा, पर पहले 2 लेटर्स लिखते ही सिस्टम क्रैश हो गया और LO ये दोनों लेटर्स ही सेंड होते हैं, जो कि किसी भी नेटवर्क से भेजा हुआ पहला मैसेज बन गया। अब आरपा नेट के बाद तो बहुत सारे नेट यानी नेटवर्क है, जैसे 1981 बिटनेट जिसकी मदद से यूनिवर्सिटीज आपस में फाइल और ईमेल ट्रांसफर कर पा रही थी। 1983 में मिलनेट जो कि उस टाइम की यूएस मिलिट्री यूज कर रही थी। पर सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर नेट जो आया वो था 1986 में इंट्रोड्यूस NSF नेट यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आरपा नेट एकेडमिकली यानी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स में काफी यूज किया जा रहा था। लेकिन NSF नेट के लॉन्च ईयर 1986 में 56 kbps, 1998 में 1.5 mbps और 1991 में 45 mbps की रैपिड हाई स्पीड अपग्रेडेशन की वजह से ARPANET एकेडमिकली रिप्लेस हो गया और 1990 में वो रिटायर हो गया। NSF नेट की इस हाई स्पीड अपग्रेडेशन की वजह से यूएस के कमर्शियल सेक्टर में इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही थी, लेकिन उस टाइम पर यूएस गवर्नमेंट ने इसके कमर्शियल यूज पर ही बैन लगाया हुआ था। डिमांड इतनी हाई थी कि लोग पे करने तक को राजी थे, इसलिए इस डिमांड के चलते प्राइवेट कंपनीज खुद के नेट लेके आई। PSI नेट, GU नेट, नेटकॉम उस टाइम के प्राइवेटली ओन नेटवर्क थे। अब ये जो प्राइवेट कंपनीज खुद के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी, ऐसी कंपनीज को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs कहते हैं। इंडिया के केस में ISPs जैसे जियो एयरटेल है। अब NSF नेट सिर्फ एकेडमिकली ही अवेलेबल था, फिर भी उसकी डिमांड अर्ली 90s में इतनी बढ़ रही थी कि NSF नेट का ट्रैफिक पर डे 1% की स्पीड से ग्रो हो रहा था। गवर्नमेंट सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थी, उनका कोई प्रॉफिट नहीं था। ऊपर से एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने और उसको स्केल करने में टैक्स पेयर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे थे। यूएस गवर्नमेंट पहले तो नहीं मानती है और ISPs जिस स्पीड से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस कर रहे थे वो देख के गवर्नमेंट धीरे धीरे नेटवर्क इंफ्रा को प्राइवेटाइज करना चालू कर देती है। यूएस गवर्नमेंट क्या करती थी कि पहले टेलीफोनिक लाइंस को लीज पे लेके या अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए नेटवर्क प्रोवाइड किया करती थी, पर प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स लेके आए जो कि मार्केट में 10 Mbps से 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर रही थी और वो दूर किलोमीटर्स तक आराम से बिना किसी सिग्नल लॉस के डेटा ट्रांसमिट कर पा रही थी। इसकी वजह से ISPs ने बहुत ही जल्दी पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया था। अब कई लोगों को यहाँ पर थोड़ा डाउट रहता है कि ISPs इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, पर यह बात सही नहीं है। ISPs हमें इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इवन ISPs तो खुद पार्ट ऑफ द इंटरनेट होता है। उनका काम यूजर्स को बाकी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करवाना होता है। अब इंटरनेट को एक फैमिली की तरह देखो, ये 4 लोग हैं तभी फैमिली बनेगी, वैसे ही ये 4 कंपोनेंट्स है तभी उन चारों को एक साथ हम इंटरनेट कहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक फ्लो से समझाता हूँ, वो सबसे बेटर वे है समझने का। जब आप अपने डिवाइस में किसी भी ISP का 1.5 GB पर डे का प्लान करवाते हो, तब ISP से कमिटमेंट देते हैं कि वो आपके डिवाइस को अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए 1.5 GB का डेटा जिसमें वीडियो ऑडियो सब तक का ट्रैफिक आ गया उसको डाउनलोड अपलोड या स्ट्रीम करने की फैसिलिटी देगा अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे टावर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सर्वर्स के जरिए। ऐसे ISPs को Tier 2 ISPs कहते हैं। अब रिचार्ज करवाने के बाद जब आप अपने ब्राउजर पे youtube.com लिखते हो, तब आपका डिवाइस DNS यानी डोमेन नेमिंग सिस्टम के जरिए उस नाम से लिंक्ड IP को ढूंढ के निकालता है और फिर इंटरनेट के कोर प्रोटोकॉल जैसे TCP/IP और HTTPS के जरिए आपके डिवाइस के IP का YouTube के सर्वर के साथ सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद ही होता है जब आप अपने डिवाइस पर YouTube का होम पेज देख पाते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे भी आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करते हो, तब आपका डिवाइस Tier 2 ISPs को बोलता है कि मुझे ये वीडियो ला के दो। Tier 2 ISPs यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हाई डिमांड कंटेंट होता है उसको लोकली अपने डेटा सेंटर्स पे स्टोर करता है। इस सिस्टम को CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन मान लो आपने किसी एक ऐसे वीडियो पर क्लिक किया जो कि ISPs के लोकल डेटा सेंटर पर स्टोर ही नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा कि आपका Tier 2 ISP Tier 1 ISPs को ये वीडियो लाके लाने को बोलेगा। Tier 1 ISPs जैसे Verizon, AT&T, टाटा कम्युनिकेशन अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स और राउटर्स के जरिए ये डेटा US या नजदीकी डेटा सेंटर से आपके Tier 2 ISPs को भेजेंगे और फिर Tier 2 ISPs ये डेटा आपके डिवाइस पर डिलीवर कर देगा। इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीसेकंड से 300 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें डेटा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर लाया गया, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज हुए जैसे राउटर, स्विचेस, अंडरसी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, टावर्स, सैटेलाइट्स, प्रोटोकॉल्स जैसे कि TCP/IP, इन सबको कलेक्टिवली हम इंटरनेट बोलते हैं। कई लोग यूट्यूब और गूगल पर इंटरनेट को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं, पर ये डेफिनेशन सही नहीं है क्योंकि इस डेफिनेशन से पूरा का पूरा फिजिकल इंफ्रा स्किप हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस डेफिनेशन ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया है, आप जरा बच के लेना। अब इंटरनेट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेट के कंपोनेंट्स इतने सारे हैं कि कोई कंट्री चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम को फैलाने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। लेकिन ये बात भी सही नहीं है। इंटरनेट ऑफ कोर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, पर इंटरनेट के कोर इंफ्रा को हैंडल करने वाली सारी कंपनीज
एक ही कंट्री से बिलोंग करती है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। अप्रोक्सीमेटली 40% अंडरसी फाइबर केबल्स सिर्फ यूएस बेस्ड कंपनीज ओन करती है। दुनिया का अराउंड 68% ग्लोबल क्लाउड इंफ्रा सिर्फ यूएस बेस्ड कंपनीज के पास है। इंटरनेट पर अवेलेबल डिजिटल सर्विसेज जैसे यूट्यूब, गूगल या इंटरनेट पर होस्टेड कोई भी वेबसाइट, वही तो असली गेम है। उसके लिए तो आपने रिचार्ज करवाते हैं, उसको मोस्टली यूएस बेस्ड कंपनी ऑपरेट करती है और ये कंपनी सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए आप इन सबको सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी समझने की भूल मत कर लेना, क्योंकि आप जब कुछ भी सर्च करते हो, इमेज हो, लोकेशन हो, आप अननोइंगली एक यूएस बेस्ड सर्वेलेंस इकोसिस्टम में एंटर करते हो। 2013 में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के फॉर्मर इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने पूरी दुनिया के सामने यूएस का प्रिज्म प्रोग्राम एक्सपोज करके रख दिया था, जिसके अकॉर्डिंग यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सारे के सारे यूएस बेस्ड कंपनीज के सर्वर्स का बैकडोर एक्सेस था। 90% प्लस गूगल सर्चेस, वीडियोस, ईमेल्स, क्लाउड डेटा, वीडियो कॉल्स सारे के सारे इंटरसेप्ट हो सकते थे। और इवन आज के दिन भी यूएस फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट फीसा के अंडर आराम से यूएस बेस्ड कंपनी से हमारा प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है। और फीसा एक्ट इतना पावरफुल है कि कोई कंपनी चाहकर भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। फीसा का एक सीक्रेटिवली कोड भी है, फीसा कोड, जो कि सीक्रेटली वारंट इश्यू करती है, जिसे कहते हैं फीसा वारंट्स। अगर ये फीसा वारंट्स किसी भी कंपनी को आ जाए तो उस वारंट्स में मेंशन सारे के सारे डेटा को यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे एनएसए, सीआईए, एफबीआई को देना ही पड़ेगा। इसको मना करना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी कंपनी ने इसको पब्लिकली एक्नॉलेज भी कर दिया तो पर डे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के हिसाब से फाइन देना पड़ेगा और जो भी एग्जीक्यूटिव्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनको जेल टाइम फेस करना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने एनएसए के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करके बताई है। उसी दिन से उनको यूएस छोड़ के भागना पड़ा और आज के दिन तक वो रशिया में असाइलम लेके रह रहे हैं। उनकी लाइफ पर आज की डेट पे 2 मूवीज भी बन चुकी है। यूएस के इसी सर्वेलेंस से बचने के लिए चाइना, रशिया ने अपना खुद का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखा है। चाइना के पास खुद का ग्रेट फायरवॉल इंटरनेट है, जिसकी मदद से वो यूएस बेस्ड कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक को ब्लॉक करके रखता है और चाइनीज नेशनल का डेटा सिर्फ खुद ही एक्सेस करता है। रशिया के पास सॉवरेन इंटरनेट लॉ है, जिसकी मदद से इमरजेंसी सिचुएशन में रशिया ग्लोबल इंटरनेट वेब से खुद को अलग करके अपने इंटरनल नेटवर्क पर आराम से स्विच हो सकता है। इंडिया में भी भारत नेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि रूरल इंडिया तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का काम कर रहा है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारी जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज है जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, इसरो, डीआरडीओ, वो लोग ऑलरेडी इंडिया के बनाए हुए नेशनल नॉलेज नेटवर्क एनकेएन की मदद से रिसर्च शेयरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एक्सचेंजिंग का काम करती है, ताकि पॉसिबल यूएस चाइना सर्वेलेंस से बचा जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं शायद मिलता हूँ आपको इन द नेक्स्ट वन।